हेलो बच्चों, देखो थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे थे। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था। सेकंड लॉ पे तो हम अभी तक आए भी नहीं। अभी तो हम यही बात कर रहे थे कि एंट्रोपी को कैसे इंट्रोड्यूस करें। तो उसके लिए हम हेल्प लेते हैं कार्नोट साइकिल की। जैसे मैंने कहा था, मैं समराइज़ कर दूं, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था। जैसे मैंने कहा था कि जो कार्नोट साइकिल है ये एक वर्किंग साइक्लिक प्रोसेस है थ्रू विच वी कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स। एनटीपीसी होता है हमारे देश में, मैक्सिमम एनर्जी वही प्रोड्यूस करता है। नेशनल थर्मल पावर स्टेशंस जो भी होते हैं वो हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो वर्किंग साइकिल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्नोट साइकिल। हालांकि कार्नोट तो एक थियोरेटिकल साइकिल है, इमेजिनरी टाइप का है, क्योंकि ऑल द फोर प्रोसेसेस, जिसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस हैं और दो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, सभी चारों के चारों रिवर्सिबल प्रोसेस मान के हम बात करते हैं कार्नोट साइकिल की और कार्नोट इंजन की। कार्नोट इंजन मतलब एनी इंजन इज नथिंग बट ए पावर प्लांट दैट कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क। तो हमने ये बात कही थी और कहा था कि कार्नोट साइकिल या कार्नोट की जो एफिशिएंसी है, कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी है, दैट इज़ ए बेंचमार्क फॉर एनी पावर प्लांट। तो कोई भी पावर प्लांट की एफिशिएंसी ऑब्वियसली कार्नोट एफिशिएंसी तो कम ही होगी। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है और इरिवर्सिबल प्रोसेस की एफिशिएंसी हमेशा रिवर्सिबल प्रोसेस से कम ही होगी। ठीक है, तो हम जो लास्ट लेक्चर में बात कह रहे थे वो ये कह रहे थे, हमने एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला ही फाइंड आउट किया था। मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। जो कार्नोट साइकिल है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम था ये। ए, बी, सी, डी और ये ए, यही था। ये हीट एब्जॉर्ब्ड Q2 है फ्रॉम सोर्स एंड दिस इज हीट रिजेक्टेड टू सिंक। ये था पूरा का पूरा और हमने पूरे प्रोसेस डिफाइन भी कर दिए थे। और हमने एक बात देखी कि एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट साइकिल फॉर्मूला आ गया था T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये एफिशिएंसी थी। ऑफ कोर्स एफिशिएंसी हैज टू बी लेस देन 1। तो ये कार्नोट एफिशिएंसी थी। अब कार्नोट एफिशिएंसी में ऑल द फोर प्रोसेस आर रिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये थोड़ा ध्यान रखना है। इसलिए कार्नोट साइकिल इज ए थियोरेटिकल साइकिल और एन आइडियलाइज्ड साइकिल ऑन विच द पावर प्लांट वर्क्स। तो ये बेंचमार्किंग है ये एफिशिएंसी। इतनी एफिशिएंसी किसी प्लांट की हो नहीं सकती। अब यहीं पे हमने ये समझाया भी था, मैं दोबारा फिर समझा दूं कि लास्ट में जाते जाते समझाया था, हो सकता है बच्चों को उतने अच्छे से क्लिक नहीं किया हो, दोबारा समझ लो। पावर प्लांट का मतलब होता है कोई भी हीट इंजन। हीट इंजन कुछ वर्क डिलीवर करेगा, यही पर्पज है। हम वर्क चाहते हैं, मैकेनिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क जो भी चाहें। एंड दिस इज सोर्स, जिसका टेम्परेचर, सोर्स इज नथिंग बट हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। और some of the heat is rejected, heat Q2 is absorbed by the heat engine from the source and some of the heat is rejected to surroundings, जिसे हम सिंक बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर T1 है। सिंक मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर। सिंक इज ए लो टेम्परेचर रिजर्वायर। तो यहाँ से हम ये बात कहते हैं कि ये हीट इंजन जो है इट टेक्स हीट फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और द सोर्स। ऑफ कोर्स सोर्स टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, ये हमने बता दिया था फिर भी। तो ये हीट इंजन इज नथिंग बट द थर्मल पावर प्लांट। कोटा का थर्मल पावर प्लांट जैसे है एनटीपीसी का, बिल्कुल वही। इसी हीट इंजन के अंदर वो आ गए बॉयलर, टर्बाइंस, कंडेंसर्स, पंप्स, पूरा इक्विपमेंट ही पावर प्लांट ही हीट इंजन है। और हीट इंजन का काम क्या है? टू टेक द हीट फ्रॉम सोर्स। और सोर्स कौन है? बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जलेगा, वाटर जो है वो सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होगा एंड हीट विल बी टेकन अप एंड दैट हीट विल बी पार्शियली कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड रेस्ट ऑफ द हीट इज रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स। सराउंडिंग इज सिंक मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर। रिजर्वायर इज समथिंग विच इज क्वाइट लार्ज एंड द पैरामीटर ऑफ द रिजर्वायर डू नॉट चेंज। रिजर्वायर क्या ऐसे बोलते हैं ना, जैसे वाटर रिजर्वायर होते हैं ना, PHED का पानी आता है, सरकारी पानी जो आता है पीने का पानी, घर में सप्लाई होती है। तो पानी की टंकी होती है जहाँ तहाँ, हर मोहल्ले में, हर गली के पास में एक पानी की टंकी सरकार बनवाती है, स्टेट गवर्नमेंट की होती हैं वो।
तो पानी की टंकी को वाटर रिजर्वायर बोलते हैं, मतलब बहुत सारा पानी वहाँ स्टोर्ड है और जहाँ तहाँ घरों में उनके एंड यूसेस के लिए भेजा जा रहा है। सो दैट इज ऑल्सो रिजर्वायर। अ लार्ज सोर्स ऑफ समथिंग इज कॉल्ड रिजर्वायर। तो हीट रिजर्वायर, लार्ज सोर्स ऑफ हीट, water reservoir, the large source of water. Are you getting my point? So that way you say that the heat engine, it delivers you the work, extracting or absorbing some of the heat from the source and rejecting some of the heat to the surroundings, और low temperature reservoir। यहाँ तक की ये बात कही थी। अब एक बात ध्यान दो, ये कार्नोट एफिशिएंसी जो थी ये हमने क्या बोली थी, माइनस डब्लू टोटल या डब्लू जो भी था, जो डब्लू डिलीवर्ड था, जो डब्लू हमें मिला था, डब्लू नेट अपॉन या डब्लू टोटल, डब्लू नेट की जगह डब्लू टोटल बोल सकते हो, अपॉन हीट इनपुट Q2, यही था। बट एक बात तो मालूम है कि इन अ साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में एक बात हमें समझ में आती है कि डेल्टा U तो जीरो है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ओवरऑल साइक्लिक प्रोसेस में जीरो है, तो इसका मतलब Q टोटल प्लस W टोटल इज इक्वल टू डेल्टा U एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से जो वैल्यू निकल के आती है, यू कैन से दैट Q टोटल मतलब QAB प्लस QBC प्लस QCD प्लस QDA इज इक्वल टू माइनस डब्लू टोटल। यही मतलब निकला, क्योंकि डेल्टा U तो जीरो ही है। अच्छा एक बात दो, ये BC और AD तो एडियाबैटिक प्रोसेस हैं, तो BC वाला वर्क हीट जीरो है और AD वाले की हीट एक्सचेंज जीरो है। और QAB कितना था, Q2, और QCD कितना है, Q1। सर प्लस क्यों है, तो रिजेक्ट हुई है तो माइनस लो, वो Q1 की वैल्यू माइनस के साथ ही आएगी, तो माइनस ही रखना आप, इज इक्वल टू माइनस डब्लू टोटल। यही हुआ। तो इसका मतलब मैं यहाँ ये बात कह सकता हूँ कि कार्नोट एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q माइनस डब्लू टोटल इज नथिंग बट Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2, एंड ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द वैल्यू। यही से हम इंट्रोड्यूस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। कैसे, चलो आगे, पहले यहां तक की बात एक बार नोट करो, नोट इट डाउन। तो क्या बोला आपने, आपने ये बोला कि कार्नोट एफिशिएंसी इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1। ऑफकोर्स ये रिवर्सिबल है, कार्नोट में है तो जो भी हीट एब्जॉर्ब है वो रिवर्सिबल, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं, तो व्हाट एवर हीट इज एब्जॉर्ब इज ऑल्सो रिवर्सिबल हीट। Q1 इज ऑल्सो रिवर्सिबल अपॉन Q2 रिवर्सिबल इज इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना, तो 1 प्लस Q1 रिवर्सिबल अपॉन Q2 रिवर्सिबल इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो एक तरीके से हम यूं कह सकते हैं कि Q2 अपॉन T2 प्लस Q1 अपॉन T1 इज इक्वल टू जीरो बोल सकते हैं। अच्छा मैं इसको चलो ऐसा लिख देता हूँ, सुनो सुनो, आप भी कहोगे सर आप कुछ भी लिख देते हो, नहीं कुछ भी क्यों लिखेंगे, सब लॉजिकल है। Q2 रिवर्सिबल अपॉन T2 प्लस जीरो प्लस Q1 रिवर्सिबल अपॉन T1 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो। सर ये क्या आपने दो जीरो जोड़ दिए, नहीं पर्पज़ है दो जीरो जोड़ने का, मैं फिर वो हर स्क्रीन पे यही बना देता हूँ, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। A B C D, ये हीट Q2 आई थी और ये हीट Q1 रिजेक्ट हुई थी। ऑफ कोर्स अगर इनकी वैल्यू चेक करोगे तो Q2 विल बी पॉजिटिव एंड Q1 विल बी नेगेटिव। अच्छा ठीक है, ये Q2 रिवर्सिबल अपॉन T2 इज व्हाट, ये T2 टेम्परेचर था और ये T1 टेम्परेचर था। आइसोथर्मल हीट एब्जॉर्प्शन का टेम्परेचर T2, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन का टेम्परेचर T1। तो ये क्या है अल्टीमेटली, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये Q व्हाट AB अपॉन
टेम्परेचर ऑफ ए बी प्रोसेस का टेम्परेचर प्लस क्यू या टी लिख लो, वो तो क्या है T2, ठीक है ना। ऐसे ही जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, हीट अल्टीमेटली एक तरीके से ये तो प्लस जीरो प्लस क्यू सी डी अपॉन T1 प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख लिया। ये क्या है, ये फॉर Q अपॉन Q रिवर्सिबल अपॉन T फॉर ए बी। ये क्या है, Q रिवर्सिबल फॉर बी सी अपॉन टी, ये वही तो है। जीरो को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ अपॉन टी डिवाइड करके, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है बीसी के लिए और क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू टी है। इसको मैं अगर क्यू रिवर्सिबल इन बीसी प्रोसेस अपॉन टी भी लिख दूँ तो चलेगा वो। क्यों? क्योंकि वो जीरो है हीट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसे ये किसके लिए है, क्यू कौन सा सी डी अपॉन टी, और ये किसके लिए है, क्यू सी डी डी ए अपॉन टी। इसका मतलब Q अपॉन T का समेशन है ये, इट इज नथिंग बट समेशन ऑफ Q रिवर्सिबल अपॉन T इज इक्वल टू जीरो एंड समेशन इज नथिंग बट साइक्लिक इंटीग्रल। समेशन चूंकि साइक्लिक प्रोसेस है तो साइक्लिक इंटीग्रेशन कहलाएगा, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ द Q रिवर्सिबल अपॉन T इज इक्वल टू जीरो। ये कंक्लूजन निकल के आया, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ द क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू अपॉन टी इज इक्वल टू जीरो। और आपको एक बात पता है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द स्टेट फंक्शन इज जीरो, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ इन्वॉल्विंग द स्टेट फंक्शन इज जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये समथिंग शुड बी द स्टेट फंक्शन। तो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी को हम बोलते हैं एस एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। सिस्टम का ये एंट्रोपी है। आपको एक बात पता है, आप पढ़ चुके हो कि स्टेट फंक्शन कोई है तो उसका साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ द स्टेट फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। पढ़ चुके हैं ये बात। साइक्लिक इंटीग्रेशन इन्वॉल्विंग द स्टेट फंक्शन इज जीरो, इसका मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ समथिंग इज जीरो, दैट समथिंग शुड इन्वॉल्व स्टेट फंक्शन। सो क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी इज नथिंग बट ds, एस भी नहीं ds, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। सो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। देखो ये पता है आपको, साइक्लिक प्रोसेस के लिए फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस पढ़ चुके हैं। साइक्लिक प्रोसेस के लिए फाई अगर स्टेट फंक्शन है तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज इक्वल टू जीरो। ये पता है कि साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि ये Q रिवर्सिबल अपॉन T शुड बी इक्वल टू ds, चेंज इन स्टेट फंक्शन, एंड S इज कॉल्ड एंट्रोपी। सो दिस इज चेंज इन एंट्रोपी। यहीं तक है। हालांकि ये सब जितना मैंने पढ़ा है ना पिछले, अब 15 मिनट से ये पढ़ा रहा हूँ, आधे घंटे और पढ़ाया था, चाहे तो बच्चे स्किप कर सकते हैं। नोबडी, केमिस्ट्री में कोई पूछने वाला नहीं है कि शो दैट और प्रूव दैट हाउ एंट्रोपी इज correlated with the Carnot cycle, how you introduce the entropy with the help of Carnot cycle, nobody is going to ask. बट वी शुड अंडरस्टैंड नाउ, हमें कनेक्शन है कि हाँ रिवर्सिबल प्रोसेस की मदद से हम एंट्रोपी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज इनफाइनाइट सिमल स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। दिस इज इनफाइनाइट सिमल स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी। तो ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। अच्छा ये बात ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब यहाँ से हुआ, अगर मुझे ओवरऑल चेंज फाइंड आउट करना हो तो इंटीग्रल 1 to 2 ds करना पड़ेगा, और दैट वुड बी इक्वल टू, मैं क्या बोल दूँ, 1 to 2 क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ओवरऑल चेंज फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू डू लाइक दिस। अच्छा एक बात और ध्यान देना, नोट करके, ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होता है, बट ds इज नॉट इक्वल टू क्यू इररिवर्सिबल अपॉन टी। इररिवर्सिबल हीट की मदद से कभी एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं करना है। डू नॉट
कैलकुलेट entropy change in a process using irreversible heat transfer. इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर से कभी यूज करते हुए आप एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट ना करें। ये हमेशा रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर से ही होगा। साइक्लिक प्रोसेस में अगर कार्नोट साइकिल लिया है तो कार्नोट के चारों प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, उसकी मदद से ये बात कह पाते हैं। तो ds इज नॉट इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, याद रखें। दूसरे शब्दों में ये भी कहेंगे कि अगर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसमें भी एंट्रोपी चेंज तो होगा, बट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ क्यू इरिवर्सिबल। हमेशा क्यू रिवर्सिबल से ही चेंज कैलकुलेट करना है। अब कई बार बात आती है तो क्या हम चेंज इन एंट्रोपी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, बट रिवर्सिबल हीट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, इरिवर्सिबल की नहीं। और वैसे भी रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन एंट्रोपी S is a state function and change in entropy does not depend on path followed. तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। तो चेंज इन एंट्रोपी पाथ पर डिपेंड नहीं करता कि रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल है, इसलिए रिवर्सिबल से ही हम कैलकुलेशन करते हैं, इरिवर्सिबल हीट की मदद से हम एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं करते। नोट करेंगे पूरी बात, एंट्रोपी को डिफाइन करेंगे, बट अब बात करेंगे हम स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एंट्रोपी को अभी हमने फिजिकली डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट एग्जैक्टली इज एंट्रोपी, हाउ इट इज रिलेटेड फिजिकली, वो थोड़ा बाद में करेंगे, बट पहले बात करेंगे स्टेटमेंट्स ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो मेन स्टेटमेंट हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, खासकर सेकंड स्टेटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट्स ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट्स क्या हैं? स्टेटमेंट 1, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देंगे। कार्नोट साइकिल तो बच्चे स्किप कर ही देते हैं ज़्यादातर, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, सिलेबस में होता भी नहीं है, तो ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 क्या है? ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट कहलाता है। क्या? इट इज इम्पॉसिबल फॉर a heat engine working in a cyclic process whose sole effect is to convert heat into work without interacting with a low temperature reservoir or sink। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा स्टेटमेंट है, बट समझने में आसान है। स्टेटमेंट ये है, केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। हालांकि इसके दो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं हम। ये स्टेटमेंट 1 है जो कि इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादा काम आएगा। जब आप पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ोगे
जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, हालांकि कॉमन होता है थर्मोडायनेमिक्स इन मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीटेक इन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज, मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वहाँ ये सब पढ़ाते हैं। बट हमारी रिक्वायरमेंट जो है, जो जेई की रिक्वायरमेंट है, जो बोर्ड की रिक्वायरमेंट है, जो एडवांस की रिक्वायरमेंट है, उसमें सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी मोर यूजफुल। क्वेश्चन उसी पे आएंगे। बट है क्या पहला स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन वर्किंग इन अ साइक्लिक प्रोसेस whose sole effect is to convert heat into work without interacting with a low temperature reservoir or sink। मतलब ये संभव ही नहीं है किसी हीट इंजन के लिए कि वो हीट ले, पूरी की पूरी हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसका दूसरा मतलब ये निकला, हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड into work by a heat engine, by a heat engine। वर्किंग इन ए साइक्लिक प्रोसेस, हीट इंजन है तो वर्किंग साइक्लिक प्रोसेस में ही करेगा, वर्किंग इन ए साइक्लिक तो हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये बड़ा कॉमन स्टेटमेंट है, हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क बट वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट। हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू, मैंने कहा भी था हीट एंड वर्क देयर आर टू मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बट हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी। लकड़ी को जलाया, हीट मिल गई, उससे पंखा तो नहीं चलेगा ना, ये फैन है, इसे चलाना है, गर्मी लग रही, मान लो अभी तो खैर सर्दी है, मैंने जैकेट पहन रखी है, पतली सी है अभी तो खैर, बट ये फ़ैन है, मान लो गर्मियों का सीज़न है, मुझे चलाना है, तो इसके लिए वर्क चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल वर्क चाहिए। हीट वर्क से काम ना, हीट से काम ना चलेगा, हीट भी एनर्जी है, वर्क भी एनर्जी है। ऐसा तो है नहीं कि एक मशाल जलाऊं, लकड़ी जलाई एक और ये ले पंखे के नीचे और इससे कह रहा हूँ ले एनर्जी ले, चल चल एनर्जी दे तो रहा हूँ, चल तू घूम जल जाएगा, फुक फुका और जाएगा सब कुछ, पता चला आलोक सरी निमट लिए, ऐसे कैसे निमट लिए। तो हीट से काम नहीं चलता, हीट इज द लो ग्रेड एनर्जी एंड इट नीड बी कन्वर्ट इनटू वर्क। तो यही तो काम होता है पावर प्लांट्स का। थर्मल पावर प्लांट करता क्या है, हीट को जो कि वर्किंग फ्लूइड वाटर है तो उसको स्टीम में कन्वर्ट करवाते हैं, एंड दैट इज मेड टू इम्पिंज और स्ट्राइक ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन, एंड टर्बाइन कन्वर्ट्स द हीट इनटू वर्क, मैकेनिकल वर्क, and mechanical rotational work is converted or fed into the alternators. Alternators convert that mechanical work into electrical energy or electrical work. तो हम जो बात कह रहे थे वो यही थी कि heat cannot be completely converted into work by a heat engine in a cyclic process. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा संभव नहीं है कि सोर्स से हीट ली जाए जिसका टेम्परेचर T2 है, उससे हीट Q2 ले और ये हीट इंजन है, एच ई मतलब हीट इंजन, और ये वर्क दे दे W। ऐसा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। मतलब हीट इंजन एक ही रिजर्वायर से, एक ही टेम्परेचर रिजर्वायर से सोर्स से इंटरेक्ट करे और हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, तो फिर तो साफ दिखाई पड़ता है कि जो हीट ली वो वर्क में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ से तो W का जो मैग्नीट्यूड है, दिस बिकम्स इक्वल टू द Q2। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई हीट इंजन बन ही नहीं सकता है जो एक ही रिजर्वायर से बस हीट ले और उसे वर्क में कन्वर्ट कर दे विदाउट इंटरेक्टिंग विद अनदर रिजर्वायर। ये अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। दिस अरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। अरेंजमेंट इनफैक्ट ये वाला पॉसिबल है, सोर्स से हीट ली, ये हीट इंजन, and this converts a partial amount of the heat into the work, and rest of the heat is rejected to the surroundings or sink, जिसका टेम्परेचर T1 है, Q1। तो W net इज इक्वल टू, तो एक तरीके से W net इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ऐसे बोला जाएगा। W net इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Of course, magnitude of the work done is equal to Q1 plus Q2। सर Q1 plus Q2 क्यों? Q2 minus Q1 होना चाहिए। अरे साइन के साथ रखोगे तो Q2 will be positive, Q2 will be positive, और Q1 is heat rejected by the system। heat engine system है, ये system है।
तो दिस इज नेगेटिव, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली वो वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी हीट इंजन, कोई भी पावर प्लांट वर्क करेगा तो जो भी हीट एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क, पार्शियल ऑफ इट विल बी कन्वर्टेड इनटू वर्क एंड रेस्ट विल बी रिजेक्टेड टू द सराउंडिंग्स। अगर मान लो ऐसा हो गया ना कि हीट इंजन ने हीट ली सोर्स से और पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट कर दी, अगर ऐसा हुआ तो फिर तो Q2 और W बराबर ही हो गए फिर तो क्या, फिर तो एफिशिएंसी ऑफ द पावर प्लांट इज 100%, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये मतलब है स्टेटमेंट 1 का कि हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। हाउएवर याद रखें, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, वर्क कैन बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट, ये हो सकता है, बट हीट कैन नॉट बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये स्टेटमेंट 1 था, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि जेई में आया हुआ ये स्टेटमेंट, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सेकंड स्टेटमेंट है। यहाँ तक की बात नोट करके लिखो, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो ये है कि किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में या इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स increases in an irreversible or spontaneous process and remains constant in a reversible process। रिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हो? यूनिवर्स। दोनों ही चीजें आ गई। तो मैथमेटिकली ये स्टेटमेंट ऐसा बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेज इन एन रिवर्सिबल प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड रिमेन्स कांस्टेंट इन रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको ये तो पता ही है कि प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, पेड़ से पत्ता टूट रहा है, इंसान बूढ़ा हो रहा है और एक टाइम के बाद मर जाता है, ये सब यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस हैं। ऐसा तो है नहीं कि इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। बूढ़ा होना, 100 साल तक जीना, 100 साल तक तो अब बहुत कम लोग जीते हैं, 60-70 में टाइम भूल जाती है आजकल। इतना केमिकल, इतना पॉल्यूशन है, दिल्ली की क्या हालत हो रखी है वो मालूम ही है आपको। तो ये सब होगा तो 70 साल जी जाओ अच्छे से सेहत के साथ, तो ही बहुत अच्छा। आजकल 70-75 तो ठीक है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रोसेस हैं सब इरिवर्सिबल या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हैं, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज, और सारे प्रोसेस हमारे पास इरिवर्सिबल हैं, तो इसको सिंपल शब्दों में क्या बोल दें? और एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या था? एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे क्रिस्प स्टेटमेंट क्या है? एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। अच्छा, अभी तक एंट्रोपी डिफाइन नहीं करा हमने, करेंगे, रुको। एंट्रोपी है कुछ, बस अभी ऐसा मानो है कुछ, एक स्टेट फंक्शन है, हालांकि ये रैंडमनेस को रिप्रेजेंट करता है। करेंगे इसको बात को। तो रैंडमनेस ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, डिसऑर्डर्डनेस ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, आएंगे उस पर, डिफाइन करेंगे उसको भी। तो एंट्रोपी इज समथिंग ऑफ द यूनिवर्स विच इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, क्योंकि ऑल द प्रोसेस अकरिंग अराउंड अस आर और रिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। रिवर्सिबल तो कोई है ही नहीं। मैथमेटिकली इसे कैसे बोलें? डेल्टा एस सिस्टम प्लस, ऐसे बोलेंगे, इफ डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग किसी प्रोसेस के अंदर ग्रेटर देन 0 है, देन इट इज इरिवर्सिबल और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस।
तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग का ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो बोलेंगे स्पॉन्टेनियस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग मतलब डेल्टा एस यूनिवर्स अगर 0 के बराबर है तो प्रोसेस क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस। और इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब ये हुआ कि सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एट एनी मोमेंट आर इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होता है। और यदि कैलकुलेशन करने पर डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग किसी प्रोसेस के लिए लेस देन 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो नॉन अकरिंग प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्रोसेस और नॉन अकरिंग प्रोसेस। तो वो कहलाता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन अकरिंग प्रोसेस। ये है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। ये है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी का मतलब मैंने बताया भी था, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज समथिंग दैट हैपेंस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बगैर किसी हेल्प के कोई प्रोसेस हो जाए। पत्थर का ऊपर से नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस है, नीचे से मतलब ऊपर जाना अपने आप। भाई ग्रेविटी तो नीचे वर्क कर रही है तो फोर्स नीचे लगेगा, नेट फोर्स नीचे है तो नीचे गिरेगा अब। बट अपने आप पत्थर का ऊपर जाना ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन अकरिंग प्रोसेस है, होता ही नहीं है। पत्थर को छोड़ोगे तो वो नीचे ही जाएगा। तो ये गर्म चाय का ठंडा होना एक यूनिडायरेक्शनल नॉन स्पॉन्टेनियस यूनिडायरेक्शनल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। बट गर्म चाय का और गर्म हो जाना और सराउंडिंग की हीट को ले लेना और ठंडा कर देना रूम को, अगर रूम को ऐसे ही ठंडा करते तो फिर फ्रिज और रेफ्रिजरेटर की क्या ज़रूरत थी, एसी की क्या ज़रूरत है? गर्म चाय रख दो और गर्म हो गई, रूम ठंडा हो गया, आराम से बैठे हैं, पसीना ही नहीं आ रहा। तो ये तो संभव नहीं है ना। तो दैट इज इरिवर्सिबल, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स नॉन अकरिंग प्रोसेस विच डज नॉट अकर अंडर गिवन सेट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। अब हमसे कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि बताओ प्रोसेस रिवर्सिबल है या स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो उसके लिए वी हैव टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, वी हैव टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम थोड़ा सा वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है कि हम गैस से डील कर रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड है या कोई फेस चेंज है। बट सराउंडिंग के लिए एंट्रोपी चेंज बड़ी आसानी से कैलकुलेट होता है क्योंकि सराउंडिंग इज़ वेरी लार्ज। तो नोट करके इस बात को लिखेंगे, पहले यहाँ तक की बात लिखो तो सही। ऐसे नोट करके क्या नोट कि एनी प्रोसेस अकरिंग इन सराउंडिंग इज कंसिडर्ड रिवर्सिबल सिंस सराउंडिंग्स इज वेरी लार्ज। भाई यूनिवर्स का रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। मान लो ये रूम स्टडी कर रहे हैं तो यूनिवर्स तो कितना बड़ा है, अनइमेजिनेबल इतना बड़ा है, तो उसके पैरामीटर्स तो कांस्टेंट ही रहेंगे। तो सिंस सराउंडिंग्स इज वेरी लार्ज, इट्स प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा रिमेन अनचेंज्ड due to any process, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, occurring in system। तो since surroundings is very large, its pressure, temperature, etc. remains unchanged due to any process reversible or irreversible occurring in system। तो सिस्टम के अंदर कुछ भी प्रोसेस हो रहा हो, रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, उसका जो इम्पैक्ट आएगा, मान लो सिस्टम है, ये रूम है,
इसमें कुछ आग जला दी, कुछ कर दिया, कोई प्रोसेस किया, गर्म ठंडा कुछ, और इसकी वजह से हीट बाहर लूज हुई 10 किलो जूल। उस 10 किलो जूल से पूरा एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स जो है उससे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नेग्लिजिबल। तो इसका मतलब चेंज कितना हुआ? dt, प्रेशर चेंज कितना हुआ? dp, और जब dt dp चेंज हो तो प्रोसेस इज कंसिडर्ड रिवर्सिबल। सिस्टम में कुछ भी प्रोसेस हो रहा हो, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कुछ भी हो रहा हो, उसकी वजह से जो सराउंडिंग में प्रोसेस होगा, सराउंडिंग बहुत लार्ज होने की वजह से द प्रोसेस विल बी कंसिडर्ड टू बी रिवर्सिबल। याद रखना, सिंस सराउंडिंग इज वेरी लार्ज, इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्सेट्रा रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू एनी प्रोसेस रिवर्सिबल, irreversible occurring in system, and hence process with respect to surroundings is considered reversible। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हमेशा हर प्रोसेस को हमें रिवर्सिबल ही मानना है। तो यूं कह सकते हैं कि Q सराउंडिंग, हीट सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस Q सिस्टम। ये बात तो मैं कह सकता हूं। अरे 10 किलो जूल अगर सिस्टम ने हीट लूज की तो सराउंडिंग ने वो गेन की। सिस्टम के लिए वो नेगेटिव है तो सराउंडिंग के लिए पॉजिटिव है। सिस्टम ने अगर 10 किलो जूल हीट एब्जॉर्ब की तो सिस्टम के लिए Q सिस्टम पॉजिटिव होगा, तो सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव। आई तो सराउंडिंग से ही ना, तो सिस्टम और सराउंडिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो Q सराउंडिंग इज इक्वल टू Q सिस्टम। तो डेल्टा S सराउंडिंग इज इक्वल टू क्या बोलोगे? Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग 1 to 2। बट आपको एक बात पता है, रिवर्सिबल है ये, Q सराउंडिंग लिख दो 1 to 2 Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग। बट T सराउंडिंग तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ले लेते हैं इसको, लेट अस टेक इट कांस्टेंट। क्यों? इतना बड़ा सराउंडिंग है कि उसका टेम्परेचर वर्चुअली रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू एनी प्रोसेस अकरिंग इन द सिस्टम, चाहे वो रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल हो। तो ये बाहर आ गया, और तो Q सराउंडिंग मतलब टोटल Q सराउंडिंग अपॉन T सराउंडिंग, ऐसा लिख सकते हैं रिवर्सिबल मानते हुए, इज इक्वल टू माइनस Q सिस्टम अपॉन T सराउंडिंग। तो ये तरीका है। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस Q सिस्टम अपॉन T सराउंडिंग, क्योंकि Q सराउंडिंग इज नथिंग बट माइनस Q सराउंडिंग। तो ये तरीके से हम एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग तो बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इन मोस्ट केसेस, अनलेस क्वेश्चन इज डिफाइनिंग समथिंग एल्स। कुछ नहीं बोल रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाओ, एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग कैलकुलेट करो। बट हमें तो एक बात पता थी, अगर स्पॉन्टेनिटी चेक करनी है किसी प्रोसेस की कि होगा नहीं होगा, फॉरवर्ड जाएगी नहीं रिएक्शन या नहीं जाएगी, तो उसके लिए डेल्टा एस सिस्टम भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, डेल्टा एस सराउंडिंग भी आना चाहिए। तब दोनों का सम चेक करेंगे कि इफ इट इज ग्रेटर देन 0, इफ इट इज पॉजिटिव वैल्यू, देन वी विल से दैट द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। इफ इट इज लेस देन 0, वी विल से दैट नॉन अकरिंग और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम स्टेट इज देयर। Equilibrium state is always the most stable state of the system. Entropy of any system approaches maximum and towards equilibrium state. तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। अब बात आती है हाउ टू कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम। सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करें? इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि हम गैस के लिए डील कर रहे हैं, लिक्विड सॉलिड के लिए डील कर रहे हैं, या कोई फेस चेंज है। अगली स्क्रीन पे बात करेंगे, पहले लिखो यहाँ तक की बात। Calculation of entropy change for system। सिस्टम के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट करें? जैसे A फॉर एन आइडियल गैस, undergoing any process,
कोई आइडियल गैस ले लें विच अंडरगोज एनी प्रोसेस। तो आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, जैसे आइडियल गैस है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो हमेशा एप्लीकेबल हो गई। तो ऐसे में एंट्रोपी चेंज ऑफ डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी 1 to 2, ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं, यही तो फॉर्मूला था। रिवर्सिबल हीट ट्रांसफर से ही कैलकुलेट करना है डेल्टा एस सिस्टम। इरिवर्सिबल से कभी एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब आप तो जानते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो मेन फॉर्मूला आने वाला है डी यू को लिख दो एन सी वी डी टी। आपको पता है हर प्रोसेस के लिए, आइडियल गैस के लिए डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी पता चुके हैं, माइनस पी डी वी वर्क डन। पी वी वर्क डन ले रहे हैं, नॉन पी वी वर्क डन नहीं लेते इन केसेस में। तो ये वर्क डन फॉर कैलकुलेशन अपॉन टी। अब यहाँ से जब ये लेंगे तो n इंटीग्रल 1 to 2 सी वी डी टी अपॉन टी प्लस अब p अपॉन टी मतलब एन आर अपॉन वी, तो एन आर अपॉन वी डी वी, यही एक्सप्रेशन हुआ। अगर सी वी कॉन्स्टेंट हो तो सी वी को भी बाहर ले लेंगे, और सी वी कॉन्स्टेंट ना हो तो टेम्परेचर का फंक्शन दिया होगा, तो टेम्परेचर का फंक्शन रख के इंटीग्रेट करके लिमिट लगा करके हम तब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर कांस्टेंट हो तो हम एन सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन प्लस एन आर, तो कांस्टेंट है तो एन आर बाहर आ गया, और 1 अपॉन वी का इंटीग्रल क्या हो गया एल एन वी, तो L1 to 2 एल एन वी टू ओवर वी वन। ये फॉर्मूला है भाई। ये फॉर्मूला आ गया। एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम फॉर आइडियल गैस इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू ओवर टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू ओवर वी वन। आ गई बात समझ में। अच्छा, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशन है, कई बार प्रेशर दिए हुए होते हैं तो प्रेशर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, आपको पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। यहाँ से मैं चाहूँ तो V2 अपॉन V1 की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1। जरा वैल्यू पुट करना, तो डेल्टा एस सिस्टम अगेन कैलकुलेट करो तो एन सी वी एल एन T2 ओवर T1 प्लस V2 अपॉन V1 की जगह पर क्या रख लोगे, P1 अपॉन P2 इंटू T2 अपॉन T1। तो फिर क्या हो गया ये एन आर एल एन वॉट V2 अपॉन V1 मतलब P1 अपॉन P2, तोड़ के रख लो इसको, तोड़ के मतलब एन आर एल एन ए इंटू बी कितना होता है, एल एन ए प्लस एल एन बी T2 अपॉन T1। देखना जरा एल एन T2 अपॉन T1 वाला टर्म कॉमन आ गया, तो n और कॉमन आ गया, तो CV प्लस R आया, और CV प्लस R कितना हो गया CP, तो n CP ln T2 ओवर T1 प्लस n R ln P1 अपॉन P2। ये है एक्सप्रेशन एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम फॉर एन आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। सुनो, यहाँ पर दोनों फॉर्मूले सेम है, कोई अंतर नहीं है। अच्छा, बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, कन्फ्यूजन रहता है उनको। याद रखो, CV ले रहे हैं तो वॉल्यूम लेना है V2 अपॉन V1, और CP ले रहे हैं तो फिर प्रेशर लेना है, मगर P2 अपॉन P1 नहीं, P1 अपॉन P2। CP ले रहे हैं तो प्रेशर आएंगे मगर P1 अपॉन P2, और यदि CV ले रहे हैं तो वॉल्यूम आएंगे V2 अपॉन V1, V फाइनल अपॉन V इनिशियल और फाइनल स्टेट पता हो तो एंट्रोपी चेंज वी कैन कैलकुलेट। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ के हिसाब से ही उनके फाइनल प्रेशर टेम्परेचर की वैल्यू आएंगी, आप तो बस एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करो। तो ये दोनों ही जो फॉर्मूले हैं सेम ही हैं। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल को लेकर के आपने सॉल्व किया तो रिवर्सिबल में एप्लीकेबल हैं, रिवर्सिबल तो तरीका है। एंट्रोपी चेंज तो हमेशा रिवर्सिबल हीट से ही कैलकुलेट होगा। बाकी वो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला it is applicable for reversible as well as irreversible process because change in entropy does not depend on path followed. Applicable for both reversible and irreversible process. Applicable for both reversible and irreversible process.
चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। आप रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, कुछ नहीं है, आपको तो एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला लगाना है। P1 P2 पता हो या V1 V2 पता हो, T1 T2 पता हो, पुट द वैल्यू, गेट योर आंसर। ये था वर्क डन, ये था चेंज इन एंट्रोपी। नोट करेंगे। अच्छा, अलग अलग प्रोसेस में कोई आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल होगा तो देखो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, क्योंकि T1 T2 तो बराबर है और ln 0 ln 1 बन जाएगा। वो ln 1 की वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये टर्म ही गायब हो गए। चलो देखते हैं स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए क्या फार्मूले आएंगे। लिखो, नोट करो। चलिए इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए कैसे कन्वर्ट होंगे, लेट अस सी। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ऑफ कोर्स टेम्परेचर T1 और T2 तो बराबर ही होंगे। तो फिर एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम वुड बी इक्वल टू वो NCV ln T2 अपॉन T1 वाला टर्म तो गायब ही हो गया। तो वो फॉर्मूले थे क्या, एक बार यहाँ साइड में लिख लो इस स्क्रीन पर। तो डेल्टा S सिस्टम इज इक्वल टू NCV T2 अपॉन NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 ओवर V1। तो NCV ln T2 ओवर T1 प्लस NR ln V2 ओवर V1। तो ये डेल्टा, और या फिर यूं भी कह सकते हो NCP ln T2 ओवर T1 प्लस NR ln P1 अपॉन P2। यही तो थे फॉर्मूले। अब T1 T2 है तो पहला वाला टर्म तो गायब ही हो गया। तो यूं कह सकते हैं NR ln V2 ओवर V1 प्लस NR ln P1 upon P2. So like that you can apply. Similarly for isocohoric process, आइसोकोहरिक प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो आइसोकोहरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो V1 इज इक्वल टू V2, V1 इज इक्वल टू V2। ये वाला तो छोड़ो, ये वाला टर्म पूरा गायब हो रहा है, तो हमारी कैलकुलेशन तो आसान पड़ रही है ना। तो डेल्टा एस सिस्टम को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट? NCV ln T2 ओवर T1। ऐसे ही फॉर एन आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोबेरिक का मतलब आप समझते हो, प्रेशर कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल टू P2। तो फिर डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर लिखें? दैट वुड बी इक्वल टू N, देखो ये वाला टर्म 0 हो रहा है इस बार, तो फिर NCP ln T2 ओवर T1। तो इस तरीके से वी कैन डू द कैलकुलेशन एंट्रोपी चेंज फॉर द आइसोबेरिक प्रोसेस। अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एडियाबैटिक प्रोसेस, आइडियल गैस के लिए, सब कुछ आइडियल गैस के लिए बात चल रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी दो चीजें हो सकती हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, यहां थोड़ा सा अंतर आ जाएगा। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में तो क्यू रिवर्सिबल ही 0 था, और क्यू रिवर्सिबल 0 है तो डेल्टा एस सिस्टम क्या था भाई? इंटीग्रल क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी 1 to 2, 0 आ गया। और आपको पता है क्यू सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू सिस्टम, और ये भी 0 है। जब कोई हीट लूज ही नहीं हुई तो सराउंडिंग को हीट कितनी मिली या कितनी लूज हुई? 0। तो इसका मतलब डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0। तो इसका मतलब डेल्टा एस सिस्टम भी 0 और डेल्टा एस सराउंडिंग, तो दोनों का सम भी क्या हो गया? 0 हो गया। और होना ही था, रिवर्सिबल जो है प्रोसेस, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल तो 0 होना ही है। यही तो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड स्टेटमेंट, यही तो है। तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी 0, डेल्टा एस सिस्टम भी 0, सब कुछ 0 हो गया। बट इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। बी, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू इरिवर्सिबल 0 होता है, बट आपको पता है कि डेल्टा एस
इज नॉट 1 to 2 क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी के बराबर नहीं लेते। एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज नॉट इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, इरिवर्सिबल लिखो। तो डेल्टा एस इज नॉट इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी 1 to 2। तो इसका मतलब क्यू इरिवर्सिबल जीरो है। याद करो, समझो बात को। इरिवर्सिबल हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो। क्यू इरिवर्सिबल की मदद से एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट नहीं करते, तो इसका मतलब सिस्टम का एंट्रोपी चेंज यहाँ जीरो नहीं होगा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो इरिवर्सिबल में तो एंट्रोपी सिस्टम प्लस एंट्रोपी सराउंडिंग का सम तो जीरो होना ही है। बट डेल्टा एस बाई क्यू सराउंडिंग कितना हो गया, वो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जितनी हीट सिस्टम ने लूज की सराउंडिंग ने उतनी गेन की, या सिस्टम ने जितनी गेन की सराउंडिंग ने उतनी लूज की। तो क्यू सराउंडिंग जीरो है तो डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो है। बट डेल्टा एस सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस सिस्टम तो आपको कैलकुलेट उसी फॉर्मूले से करना पड़ेगा। कौन सा वाला? ये वाला। डेल्टा एस सिस्टम का तो वही फॉर्मूला है, हमेशा एप्लीकेबल है। NCV/ln T2 over T1 प्लस NR/ln V2 over V1। आपको तो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करना, और ये पॉजिटिव होगा फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन आते हैं इसमें, कई तरह की बातें सोचते हैं बच्चे। बनता भी है सोचना, दिमाग लगाओ। अगर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्यू रिवर्सिबल जीरो है और डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और तो डेल्टा एस सिस्टम ही जीरो हो गया। और डेल्टा एस सराउंडिंग इसलिए जीरो है क्योंकि क्यू सिस्टम जीरो है तो सराउंडिंग की हीट भी जीरो हुई, तो डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो है। तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग दोनों का सम जीरो होना है, और होना ही है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल में तो जीरो होना ही है, टोटल सम जीरो होना ही है। सिस्टम भी जीरो है, सराउंडिंग भी जीरो है। बट इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्यू इरिवर्सिबल जीरो है, और जबकि डेल्टा एस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी के बराबर नहीं होता। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज नॉट इक्वल टू जीरो। सिस्टम नो, दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, क्यू सराउंडिंग जीरो है क्योंकि डेल्टा एस सराउंडिंग भी जीरो होगा। क्यू सराउंडिंग जीरो क्यों है? क्योंकि हीट, एक्चुअल हीट लॉस्ट टू द सिस्टम और गेन बाय द सिस्टम इज जीरो, तो हीट लॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इज जीरो। तो डेल्टा एस सराउंडिंग इज जीरो, तो एक तरीके से एंट्रोपी चेंज फॉर द सराउंडिंग इज जीरो, बट एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम इज नॉट जीरो। डेल्टा एस सिस्टम तो इसी से कैलकुलेट होगा। अच्छा, ये पॉजिटिव आएगा, क्यों? इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो होना है, ग्रेटर देन जीरो होना है, और डेल्टा एस सराउंडिंग जीरो है तो डेल्टा एस सिस्टम हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो फॉर फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फिर लिख लो इस बात को, मैं दोबारा लिख रहा हूं, अगेन समझो। क्या? फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये पक्की बात है, और ये जीरो है फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग तो हमेशा जीरो है एडियाबैटिक में, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो यहां से साफ दिखाई पड़ता है कि डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में ये ग्रेटर देन जीरो ही होगा। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये बात कहते हैं। तो डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन जीरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करने में। दिस विल बी यूजफुल। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाए, जैसे मान लो ऐसे बोल दें कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस is isothermally expanded from 300 Kelvin to atmosphere to a final pressure of 1 atmosphere। क्वेश्चन दे रहा है 300 केल्विन टेम्परेचर पर 2 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर पर एक्सपेंशन कराया आइडियल गैस का, 2 मोल आइडियल गैस का। कोई सी भी आइडियल गैस कुछ भी हो सकता है, वो आइसोथर्मली
आज थोड़ा पावर कट ज़्यादा हो रहा है, तो क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये था, 2 mole of an ideal gas is isothermally expanded from 300 Kelvin to atmosphere to a final pressure of 1 atmosphere. Calculate delta S system, delta S surrounding, delta S total if first expansion is reversible, second expansion is irreversible, and 300 calorie of heat is absorbed. And third, expansion is free expansion. Free expansion का मतलब expansion against vacuum, that is expansion against vacuum, मतलब P एक्सटर्नल 0 होता है और ये हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। तो एक्सपेंशन इज फ्री एक्सपेंशन, ये इन कंडीशंस में दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। पहला पार्ट बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड, सेकंड पार्ट भी थोड़ा सा सावधान रहना है, और थर्ड पार्ट भी कैलकुलेट करो। एक बार स्क्रीन को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, देयर आफ्टर वी विल सी के आंसर्स क्या हैं, मैच करना। आर के टर्म्स में बता दो आंसर। वैसे तो आर की वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आर की वैल्यू कैलोरीज में लोगे तो 2 कैलोरीज मोल -1 केल्विन -1। कैलोरीज में क्यों दिया मैंने पहले, क्योंकि वो 300 कैलोरीज ऑफ हीट एब्जॉर्ब हुई है सेकंड वाले पार्ट में, या फिर इसको 8.314 जूल में लेना है तो जूल मोल -1 केल्विन -1। सो लाइक दैट वी कैन टेक, डू इट। हाँ भाई, देखो क्वेश्चन को। चलो पहला पार्ट तो मैं यहीं कर देता हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है मान लो, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है, हमें पता है कि डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग चूंकि रिवर्सिबल है वो 0 के बराबर होगा, और डेल्टा एस सिस्टम वी कैन कैलकुलेट कंफर्टेबली। कैसे, कौन सा फॉर्मूला, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो कौन सा NRln P1/P2, यही तो था। तो N 2 मोल, R की वैल्यू 2 कैलोरीज इंटू ln P1/P2 P1 2/1, तो आंसर हो गया 4 ln 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। सर यूनिट क्या होती है? यूनिट देखो जरा, एंट्रोपी की यूनिट, यूनिट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या थी वैसे? ds इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और क्यू क्या है कैलोरीज में और ये केल्विन में। तो ds की जो यूनिट है वो कैलोरीज पर केल्विन और जूल पर केल्विन होती है, और पर मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो पर मोल हो जाएगी। पर मोल क्यों, यहाँ पर मोल नहीं आएगा। 2 मोल के लिए डिफाइन कर रहे हैं तो पर मोल का कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल। तो कैलोरीज पर केल्विन 4 ln 2, हालांकि ln 2 की वैल्यू पता होती है, 4 × 0.7 ले लो लगभग। ln 2 की वैल्यू 0.693 है, 0.7 अप्रॉक्सीमेटली ले लो यहाँ पर। ln 2 क्वेश्चन ये बोल दे, टेक ln 2 इज इक्वल टू 0.7 अप्रॉक्सीमेटली, तो 0.7 7 चौक 28 2.8 कैलोरीज पर केल्विन, ये वैल्यू आ गई। तो पहले पार्ट में डेल्टा एस सिस्टम आ गया, और डेल्टा एस सराउंडिंग भी फिर उतना ही हो जाएगा। कितना? डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस सिस्टम -2.8 कैलोरीज पर केल्विन। आ गया आंसर, और डेल्टा एस टोटल तो 0 है ही।
टोटल भी 0 हो गया। पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया, डेटा तो याद हो गया। अगली स्क्रीन पर चल के हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में क्या कहा? इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। इर्रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। अच्छा, ये बात पक्की है, डेल्टा एस टोटल या डेल्टा एस यूनिवर्स दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। इर्रिवर्सिबल है ना, 0 होना है। डेल्टा एस सिस्टम का तो वही फॉर्मूला है, कौन सा? NRln P1/P2। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल, एंट्रोपी चेंज पाथ पर डिपेंड नहीं करता। चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तो चेंज इन द स्टेट फंक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। तो n मतलब 2 मोल्स, r की वैल्यू कैलोरीज में 2, ln 2/1 तो 4 इंटू 0.7 कैलोरीज पर केल्विन। 7 चौक 28, 2.8 कैलोरीज पर केल्विन। ठीक है, ये वैल्यू आ गई कैलोरीज में। बट डेल्टा एस सराउंडिंग कैसे कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन ने दिया हुआ है Q सराउंडिंग अपॉन T से T सराउंडिंग। क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो तो हम काफ़ी लार्ज सराउंडिंग मानते हुए टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज टेकन कांस्टेंट, तो ये Q सराउंडिंग कितना? -Q सिस्टम, चाहे प्रोसेस कैसा भी हो। Q सराउंडिंग हमेशा -Q सिस्टम होता है, चाहे वो, हमेशा याद रखो, मैंने पहले भी कहा था Q सराउंडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू -Q सिस्टम, चाहे वो रिवर्सिबल हो और इरिवर्सिबल हो, कुछ भी हो। whatever is least heat lost by the system is equal to the heat gained by surroundings and vice versa upon temperature। टेम्परेचर जो भी है तो माइनस में Q सिस्टम, हाउ मच ऑफ द हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम? 300। ऑब्वियसली 300 कैलोरीज हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की है, तो आई कहाँ से? सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग के लिए हो गई वो -300 अपॉन टेम्परेचर कितना? 300 केल्विन, तो -1 कैलोरीज पर केल्विन आ गया डेल्टा एस सराउंडिंग। तो डेल्टा एस टोटल कितना हो गया, मतलब सराउंडिंग यूनिवर्स का? दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। एक नहीं 2 बार सॉल्व करें क्वेश्चन को, तब अच्छे से सॉल्व होगा। तो 2.8 -1, 1.8 कैलोरीज पर केल्विन। ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन 0, होना भी था। ऑफ कोर्स दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है और इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा एस टोटल हैज टू बी ग्रेटर देन 0। क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी है ये, कैलकुलेशन के तरीके हैं। एंड थर्ड कम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री एक्सपेंशन। एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम मतलब फ्री एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम। अच्छा, फ्री एक्सपेंशन हमेशा याद रखना, फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। फ्री एक्सपेंशन इज एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। लिखा हो या ना लिखा हो क्वेश्चन में, कुछ ना बोल रहे हो तो एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन होता है। और एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन है या फ्री एक्सपेंशन है, तो फ्री एक्सपेंशन में P एक्सटर्नल 0 है, तो वर्क डन तो 0 हुआ। और चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा U भी 0 हुआ, और डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस 0, तो Q भी 0 हो गया। Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U, W 0, डेल्टा U 0, तो Q भी कितना? 0। नो हीट लॉस्ट और गेन्ड, कोई हीट लूज या गेन नहीं हुई है, तो इसका मतलब एडियाबैटिक है ये। फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल बोला है, आइसोथर्मल बोलो या एडियाबैटिक बोलो एक ही बात है। वैसे फ्री एक्सपेंशन एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, तो फ्री एक्सपेंशन याद रखें, इट इज एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। नो हीट इज लॉस्ट और गेन्ड बाय द सराउंडिंग्स और सिस्टम। अच्छा, Q सराउंडिंग है तो फिर डेल्टा एस सराउंडिंग तो 0 हो गया। क्यों? सिस्टम ने कोई हीट एब्जॉर्ब की नहीं या लूज की नहीं, तो सराउंडिंग को भी हीट मिली नहीं या लूज गेन की नहीं, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज 0 हो गया। सिस्टम का एंट्रोपी चेंज वी कैन कैलकुलेट, यही कर लो। तो डेल्टा एस सिस्टम वो तो फॉर्मूला वही है, NRln P1/P2। वो फर्क नहीं पड़ता कि रिवर्सिबल प्रोसेस है, इरिवर्सिबल है, फ्री एक्सपेंशन है क्या, आपको तो फॉर्मूला लगाने से मतलब है।
तो 2 मोल्स हैं, R की वैल्यू 2 कैलोरीज, ln 2/1 मतलब 2.8 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल की जरूरत ही नहीं है, कैलोरीज पर केल्विन। तो डेल्टा एस टोटल कितना हो गया इस वाले में, थर्ड वाले पार्ट में, डेल्टा एस सिस्टम 2.8 प्लस 0, 2.8 कैलोरीज पर केल्विन। यही आंसर है, यही आंसर है। तो साफ दिखाई पड़ता है कि एंट्रोपी चेंज एक पॉजिटिव वैल्यू है। एंट्रोपी चेंज इज ए पॉजिटिव वैल्यू, 2.8 कैलोरीज पर केल्विन। टोटल एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव वैल्यू, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब मस्ट बी ए इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो याद रखो, फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये एक नोट करके लिखो, कॉपी में बोल्ड करके हाइलाइटर से मार्क करके लिखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या? फ्री एक्सपेंशन is adiabatic and is an irreversible process. तो फ्री एक्सपेंशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। याद रखना, इस तरीके से क्वेश्चन में आपने डेल्टा एस सिस्टम में निकाल लिया, डेल्टा एस सराउंडिंग में निकाल लिया, डेल्टा एस टोटल में निकाल लिया, और आपने निकालना सीखा सिस्टम के लिए कैसे एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं। सराउंडिंग के लिए तो बड़ा आसान होता है, सराउंडिंग के लिए तो क्यू सराउंडिंग अपॉन टी, और अगर एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्यू 0 है, तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज तो 0 ही होगा। दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा समझ के सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से आप ये बात कहते हो। सारी बातें आपके सामने हैं, बच्चे एक बार सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकली कर लेते हैं, बट उसको समझने में, उसका मीनिंग निकालने में, फिजिकली इंटरप्रेट करने में समय लगता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा ट्रबलसम होता है, फर्स्ट लॉ तो थोड़ा एक ही लाइन में चलता है। खासकर बच्चे अगर थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ तो आसान लगता है, सेकंड लॉ में लगता है ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये तो केमिस्ट्री फिजिक्स में हुई नहीं, फिजिक्स में ये सब होता भी नहीं, इरिवर्सिबल की दे डोंट टॉक, उनके सिलेबस में नहीं है, इसलिए बात नहीं करते वो। ऐसा नहीं कि बात नहीं कर सकते, सब कुछ बात कर सकते हैं, बट सिलेबस में जो होता है वही बात की जाती है, जेई एडवांस्ड और जेई मेन के सिलेबस के हिसाब से। नोट करो बच्चों पूरी बात को, ये हमने बोल दिया कि सारी चीज़ें क्या क्या हैं इस क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं बी, हम कर रहे थे कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम। अब बात करते हैं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, एंट्रोपी चेंज फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड लिक्विड के लिए सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल फेजेस। सॉलिड्स एंड लिक्विड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फेजेस होते हैं। इनकम्प्रेसिबल मतलब आसानी से कंप्रेस ना हो, एंड dV is almost 0, volume change is negligible, is usually negligible unless के प्रेशर बहुत ज़्यादा ना लगा दो, 10,000 एटमॉस्फेयर, 50,000 एटमॉस्फेयर, अब इतना लगाओगे तो वॉल्यूम चेंज हो गई, बट वॉल्यूम चेंज इन जनरल इज यूजुअली नेग्लिजिबल। तो इस बात का यूज लेते हैं, तो जैसे Q मतलब डेल्टा एस या डी एस कैसे लिखोगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू सिस्टम के लिए, सॉलिड लिक्विड का सिस्टम है, इस बार आइडियल गैस से डील नहीं कर रहे, तो 1 से 2 परिभाषा तो वही होगी, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, और रिवर्सिबल प्रोसेस है तो क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू डी यू माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। इसको मैंने डी यू को कुछ लिख लिया, डी यू अपॉन टी, और ये माइनस माइनस प्लस पी डी वी, और ये टर्म हमने 0 ले लिया फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मान लेते हैं ये फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड लिक्विड्स के लिए डीवी वाला टर्म नेग्लिजिबल मान लेते हैं, वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है सॉलिड्स लिक्विड्स में, तो ये टर्म हट गया, और डी यू को लिख लिया हमने एन सी डी टी अपॉन टी 1 to 2। हम पहले ही कह चुके हैं, क्या कह चुके हैं,
du इज इक्वल टू एन सी डी टी होता है फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। क्यों? सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए Cp और Cv बराबर ही होते हैं, जिसको हमने C के बराबर ले लिया। क्या Cp क्या Cv, ये अक्सर हम बोलते हैं फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, दोनों बराबर ही हैं और C के बराबर ले लिया। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, अगर C कांस्टेंट हो तो NCln T2/T1। कोई क्वेश्चन हो सकता है Cp दे दे तो Cp रख लेना, Cv दे दो Cv रख लेना, Cp में कोई खास अंतर नहीं होता। ये है एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में ये सब चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी होती हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम इज इक्वल टू NCln T2/T1, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। कोई कॉपर का एक ब्लॉक है, उसका अमाउंट दिया हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी कुछ दी हुई है, अकॉर्डिंगली चाहें तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन ऐसे कह दे क्या कि मान लो 0.25 मोल ऑफ अ ब्लॉक ऑफ कॉपर मेटल इज हीटेड फ्रॉम, मान लो कुछ ऐसे बोल दें 300 केल्विन टू 320 केल्विन, फाइंड एंट्रोपी चेंज। If molar heat capacity of copper C की वैल्यू कुछ दी हुई है, मान लो 20 प्लस 10 टू द पावर -2 T, ऐसे कुछ दिया हुआ है जूल पर केल्विन पर मोल। मोलर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड इस तरीके से डिफाइन होगा। करियो सॉल्व जरा क्वेश्चन को, कुछ ना है सवाल में, एकदम आसान क्वेश्चन है। स्क्रीन को पॉज करो और जरा क्वेश्चन को सॉल्व करो, डू इट। हाँ देखो, हमें पता है कि डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है, तो एन सी नहीं, सी कांस्टेंट ना है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो बाहर मत निकालना। एन सी डी टी अपॉन टी, ये लिखा था हमने, देख लो ये रहा एन सी डी टी अपॉन टी। सी नहीं, ये वाला फार्मूला मत लगाना इस बार, ये तो जब होता है जब सी कांस्टेंट है, व्हेन सी कांस्टेंट हो। कांस्टेंट ना दिया हुआ सवाल ने, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, फंक्शन है टेम्परेचर का, तो फिर n 0.25 मोल, टेम्परेचर 300 से 320, और C की वैल्यू 20 प्लस 10 टू द पावर -2T इंटू dt अपॉन टी। आप जरा सॉल्व कर लो, तो ये कितना हो गया, 0.25 तो बाहर आ गया, बाकी तो अब कैलकुलेशन है। 20 और 1/t का इंटीग्रल, तो 20 इंटू ln वॉट T2 अपॉन T1 प्लस 10 टू द पावर -2 T2 T1, यही हुआ। बस T2 T1 की वैल्यू रख लेना एंड यू विल गेट योर आंसर। 0.25 तो बाहर ही आ गया, समझ गए ना। 20 dt अपॉन टी और 1/t का इंटीग्रल ln T2/T1, 300 से 320, लिमिट लगा देंगे 300 से 320 केल्विन, और ये एक t से t कैंसिल आउट हो गया। 0.25 तो बाहर है ही, 10 की पावर -2 भी बाहर आ गया, और इंटीग्रल dt इज नथिंग बट T2 T1, तो वैल्यू पुट करेंगे तो 20 ln 32 बटा कितना 30, 320 अपॉन 300 है ना, प्लस 10 की पावर -2, 320 - 320, ये वैल्यू हो गई। गुणा भाग कर लेना, आंसर वुड बी जूल पर केल्विन। तो एंट्रोपी की यूनिट होती है जूल पर केल्विन। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट। अभी एंट्रोपी कैलकुलेशन ऑफ द सिस्टम अभी और बाकी है, बात करेंगे फॉर द फेज चेंज। अभी के लिए यही नोट करो पूरी बात।